सो वेलकम बैक टू दी चैनल। आई एम जयश्री सितार एंड आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ ये रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, मतलब कि जिसके अंदर रेसिपिएंट इज लायबल टू पे टैक्स अंडर जीएसटी। तो उसके अंदर कौन कौन से केसेस कवर होते हैं। तो इन केसेस के अंदर बहुत सारे केसेस है, तो उन सबको मतलब मैं एक साथ ट्राई करूँगी कि मैं आपके साथ वो डिस्कस कर पाऊँ। बट इससे पहले मैं कुछ चीज़ें डिस्कस करना चाहूँगी। तो कुछ स्टूडेंट्स थे जिन्होंने मुझे मैसेज किया था कि लाइक आपने रजिस्ट्रेशन का वीडियो तो अपलोड किया जीएसटी के अंदर, बट हमें क्वेरीज ये है कि आपने कुछ उसके अंदर एग्रीगेट टर्नओवर की लिमिट बताई थी। तो एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन ये थी कि एग्रीगेट टर्नओवर इंक्लूड्स ऑल एग्जेम्प्ट सप्लाई, ऑल जीरो रेटेड सप्लाई, ऑल न्यू रेटेड सप्लाई, ऑल एग्जेम्प्ट सप्लाई और एक्सपोर्ट सप्लाई, टैक्सेबल सप्लाई और इंटरस्टेट सप्लाई। एंड उसके अंदर एक्सक्लूजन ये था कि इट डज नॉट इंक्लूड इनवर्ड सप्लाई ऑन विच टैक्स इज पेएबल ऑन आरसीएम बेसिस। तो उनको ये था कि आरसीएम बेसिस के अंदर कौन कौन से केसेस कवर होते हैं। तो अब आरसीएम मतलब नॉर्मली तो ये टॉपिक आना चाहिए स्टूडेंट्स को, क्योंकि अगर वो रजिस्ट्रेशन तक पढ़ के आ चुके हैं तो उनको आरसीएम का तो कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। बट सबके मतलब अलग अलग टर्म्स होते हैं, किसी को नहीं पता है आरसीएम, तो ये उन्हीं स्टूडेंट को मतलब मैं एक्सप्लेनेशन देने के लिए वीडियो बना रही हूँ। सो आरसीएम के सबसे पहले तो मतलब ये है कि जीएसटी के अंदर दो मैकेनिज्म फॉलो किए जाते हैं, एक होता है एफसीएम एंड दूसरा होता है आरसीएम। और एफसीएम मतलब कि फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म ऑन विच सप्लायर इज लायबल टू पे टैक्स टू द गवर्नमेंट, मतलब जीएसटी पे करता है गवर्नमेंट को। एंड आरसीएम बेसिस के अंदर रेसिपिएंट इज लायबल टू पे टैक्स टू द गवर्नमेंट। तो यहाँ जीएसटी फिर रेसिपिएंट जमा कराता है गवर्नमेंट को। अब रेसिपिएंट, अब मैं जितना आपको इसके ऊपर थियोरेटिकल बेस होगी तो आपको इतना पता नहीं चलेगा, फटाफट केसेस डिस्कस कर लेते हैं। केसेस के साथ ही आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा। अब देखो आरसीएम को याद रखना सिंपल फंडा यही है, अगर कोई एजेंट किसी मतलब बड़ी एंटिटी बिजनेस एंटिटी को सर्विसेज प्रोवाइड करती है तो कुछ एग्जाम के अंदर कोई भी क्वेश्चन ना आए ना, तो आप ये समझ जाना अब एजेंट कौन है। अब ये एजेंट किस बिजनेस एंटिटी को सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो नॉर्मली तो लाइक 70 to 80% केसेस के अंदर ये होता है कि वो बिजनेस एंटिटी लायबल होती है आरसीएम बेसिस के ऊपर टैक्स पे करने के लिए। तो इस लॉजिक के साथ आप थोड़ा याद रख लेना, बट मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि आपको पूरा कंसेप्ट नहीं स्टडी करना चाहिए। ये सिर्फ इतना है कि एग्जाम के अंदर कैसे मतलब उस सिचुएशन को हैंडल किया जाए। तो मैं आपको जस्ट हिंट दे रही हूँ, कुछ ना लिखने से अच्छा तो कुछ लिखा जाए ताकि कुछ तो मार्क्स मिले। लाइक 1 मार्क्स भी मिला तो क्या हमारा जाने वाला है, राइट। तो इसकी वजह से ये ट्रिक आप उस मतलब बचाव के टाइम यूज करना, अदरवाइज आपको स्टडी कंसेप्ट पूरा मतलब कंसेप्ट पूरा स्टडी करके ही जाना है। नाउ फटाफट केसेस देख लेते हैं। सो केसेस के अंदर सबसे पहला है कि माई एडवोकेट फर्म प्रोवाइड सर्विसेज टू एनी बिजनेस एंटिटी। तो अब एडवोकेट फर्म के अंदर इंडिविजुअल एडवोकेट भी कवर होता है, सीनियर एडवोकेट फर्म भी कवर होती है। तो ये सारे जो बंदे हैं अगर किसी बिजनेस एंटिटी को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो इन दैट केस बिजनेस एंटिटी इज लायबल टू पे टैक्स, मतलब कि आरसीएम बेसिस के ऊपर वो जीएसटी पे करेगी टू द गवर्नमेंट। अब ऐसा हो सकता है कि भाई एडवोकेट फर्म मतलब जो भी फर्म ऑफ एडवोकेट, सीनियर फर्म ऑफ एडवोकेट और इंडिविजुअल एडवोकेट, अगर वो किसी एडवोकेट को ही सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो इन दैट केस फिर वो सर्विस मतलब वो आरसीएम बेसिस के ऊपर भी टैक्सेबल नहीं होगी, एफसीएम के बेसिस के ऊपर भी टैक्सेबल नहीं होगी, मतलब कि वो सर्विसेज एग्जेम्प्ट हो जाएगी। अब सेकंड केस देख लेते हैं कि एनी सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एन आर्टिस्ट। तो अगर किसी वो जो आर्टिस्ट है वो किसी बिजनेस एंटिटी को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है या फिर मतलब किसी भी बंदे को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो इन दैट केस रेसिपिएंट इज लायबल टू पे टैक्स अंडर जीएसटी। तो इसका कुछ एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो समरी के पॉइंट ऑफ व्यू से यही बोला है कि सप्लाई ऑफ सर्विसेज बाय म्यूजिक कंपोजर, photographer, artist or like by way of transfer or permitting the use or enjoyment of copyright covered under section 15 subsection 1 clause A of the Copyright Act 1957 relating to original literacy, dramatic music or artist work to publisher or music company or producer or other like। तो इसके अंदर बोला है कि अगर कोई आर्टिस्ट किसी बिजनेस एंटिटी को सर्विस प्रोवाइड करता है या किसी प्रोड्यूसर को सर्विस प्रोवाइड करता है, मतलब जो भी कॉन्ट्रैक्टर जो होगा उसके साथ, तो इन दैट केस फिर वो म्यूजिक कंपनी जो होगी या फिर प्रोड्यूसर जो होगा फिर वो लायबल होगा आरसीएम बेसिस के ऊपर टैक्स पे करने के लिए। फिर आता है कि सर्विसेज बाय अ रिकवरी एजेंट। तो अगर रिकवरी एजेंट किसी बैंकिंग कंपनी को या फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन को या एनबीएफसी इन सबको सर्विसेज प्रोवाइड करता है। रिकवरी एजेंट मतलब क्या, काफ़ी बार क्या होता है कि बैंक अपने कस्टमर को लोन प्रोवाइड करता है और वो लोन उनका मतलब जो भी लोन जिन्होंने लिया है तो वो लोन पेयर जो होगा वो इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर रहा है बरोबर तरीके से, तो फिर मतलब बैंक को भी कहीं ना कहीं ये रिस्क रहता है कि कहीं ना कहीं वो असेट हमारा नॉन परफॉर्मिंग असेट ना बन जाए। तो इसकी वजह से वो कुछ एजेंट को अपॉइंट कर, जिसको ही बोलते हैं कि रिकवरी एजेंट की, क्योंकि वो लोन की अमाउंट को रिकवर करने के पास करने के लिए जाते हैं, मतलब जाते हैं अपने किसके पास, लोन पेयर के, मतलब जिन्होंने लोन लिया है उनके पास जाते हैं। तो फिर इस तरीके से वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, मतलब बैंक को उन्होंने सर्विस प्रोवाइड की, रिकवरी एजेंट ने बैंक को सर्विस प्रोवाइड की, एनबीएफसी को सर्विस प्रोवाइड की। तो इन दैट केस वो जो एनबीएफसी बैंक जो भी होगा वो लायबल होगा मतलब जीएसटी के अंदर आरसीएम बेसिस के ऊपर टैक्स पे करने में।
देन बोला है कि सर्विसेज बाय एन इंश्योरेंस एजेंट। तो इंश्योरेंस एजेंट इंश्योरेंस कंपनी को सर्विसेज प्रोवाइड करता है। कैसे? क्योंकि वो एजेंट बन के इंश्योरेंस कंपनी को रिप्रेजेंट करता है थर्ड पार्टी को। तो इन दैट केस इंश्योरेंस कंपनी इज लाइबल टू पे टैक्स अंडर आरसीएम बेसिस। देन आता है फिर सर्विसेज बाय डायरेक्टर। तो डायरेक्टर, तो अगर कोई कंपनी का डायरेक्टर है, वो कंपनी को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, बट नॉर्मली तो ऐसा नहीं होता है कि डायरेक्टर कंपनी का एम्प्लॉय होगा, क्योंकि डायरेक्टर की जो सर्विस है वो प्रोफेशनल नेचर की सर्विसेज आती है, एंड प्रोफेशनल नेचर की सर्विसेज अगर वो प्रोवाइड करता है कंपनी को, तो इन दैट केस कंपनी इज लाइबल टू पे टैक्स ऑन आरसीएम बेसिस ऑन बिहाफ ऑफ डायरेक्टर टू द गवर्नमेंट, राइट। तो अब वो जीएसटी पे करेगा डायरेक्टर के बिहाफ पे, बट अगर वो डायरेक्टर है, वो कंपनी का एम्प्लॉय है, तो इन दैट केस अगर वो एम्प्लॉय है तो फिर वो जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है कंपनी को, तो फिर वो दोनों के लिए एग्जेम्प्ट हो जाती है। वाई? बिकॉज वो नेगेटिव लिस्ट के अंदर फॉल करती है, और यहाँ कहीं ना कहीं डायरेक्टर उसको सैलरी मिल रही है फ्रॉम कंपनी, तो अब वो सैलरी तो फिर वो इनकम टैक्स के अंदर टैक्सेबल हो जाएगी, तो फिर वो इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर कैसे टैक्सेबल कर सकते हैं। फिर आता है हमारा कि सर्विसेज बाय मेंबर ऑफ ओवरसीइंग कमिटी। तो ओवरसीइंग कमिटी किसी आरबीआई, मतलब ओवरसीइंग कमिटी प्रोवाइड सर्विसेज टू आरबीआई, मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इन दैट केस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज लाइबल टू पे टैक्स अंडर आरसीएम बेसिस। नाउ सर्विसेज बाय एजेंट ऑफ बिजनेस करस्पॉन्डेंट। तो बिजनेस करस्पॉन्डेंट का एजेंट किसी और बिजनेस करस्पॉन्डेंट को सर्विसेज प्रोवाइड करता है, तो फिर वहाँ वो जिसको सर्विसेज मिल रही है, मतलब रेसिपिएंट जो भी होगा, वो बिजनेस करस्पॉन्डेंट लाइबल होगा कि जीएसटी के अंदर, मतलब उसको आरसीएम बेसिस के ऊपर जीएसटी पे करना है। फिर एनी सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय सिक्योरिटी गार्ड। तो सिक्योरिटी गार्ड जिस भी बॉडी कॉर्पोरेट को सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, मतलब जो भी रजिस्टर्ड बंदा होगा, उसको फिर लाइबल किया जाएगा कि उसको आरसीएम बेसिस के ऊपर रजिस्ट्रेशन, मतलब सॉरी रजिस्ट्रेशन नहीं, आरसीएम बेसिस के ऊपर उसे जीएसटी पे करना होगा। नाउ थर्ड बोला है, एक लास्ट और भी, मतलब कुछ और केसेस भी है जिसके अंदर है कि भाई सर्विसेज बाय डीएसए, मतलब डायरेक्ट सेलिंग एजेंट। तो डायरेक्ट सेलिंग एजेंट किसी बॉडी, मतलब अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, पार्टनरशिप फर्म और एलएलपी को, एलएलपी फर्म टू बैंक और ओके। तो अगर कोई इंडिविजुअल कैपेसिटी के अंदर किसी, मतलब या तो एनबीएफसी को सर्विस प्रोवाइड करता है, बैंकिंग कंपनी को सर्विस प्रोवाइड करता है, मतलब वो इंडिविजुअली अपने बिहाफ पे वो सर्विसेज प्रोवाइड करता है, वो किसी भी बंदे के नीचे काम नहीं करता, मतलब वो उसका कोई दूसरा एम्प्लॉयर नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ एनबीएफसी को सर्विसेज प्रोवाइड करता है इंडिविजुअली, और उसका कोई दूसरा कनेक्शन नहीं है। इंडिविजुअल कैपेसिटी के अंदर अगर वो बैंकिंग कंपनी और यू कैन से नॉन बैंकिंग, मतलब नॉन एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, तो इन दैट केस बैंक और फाइनेंशियल कंपनी जो होगी नॉन एनबीएफसी, तो उसको फिर जीएसटी के अंदर मतलब आरसीएम बेसिस के ऊपर टैक्स पे करना होगा। अब मैंने यहाँ कुछ एक्सक्लूजन के अंदर बोला कि अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट फर्म, तो यहाँ देखो डायरेक्ट सेलिंग एजेंट जो होगा ना, फिर वो मतलब उसका कोई और कनेक्शन नहीं होगा किसी फर्म के साथ या फिर कंपनी के साथ, वो सिर्फ इंडिविजुअल कैपेसिटी के अंदर ही काम करेगा। नाउ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय ऑथर। तो इन दैट केस सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय ओके। तो अगर किसी ऑथर अपने पब्लिशर को अपनी बुक प्रिंट करने के लिए देता है, और वो कुछ मतलब अगर वो देता है इस तरीके से, और वो मतलब हमारे ऑथर को नहीं है ऐसा कि भाई हम एफसीएम बेसिस के ऊपर टैक्स पे करें, तो अगर पब्लिशर को उसने बुक प्रिंट करने दी, तो इन दैट केस पब्लिशर इज लाइबल टू पे टैक्स अंडर जीएसटी। फिर आता है कि सप्लाई ओके, रिकवरी एजेंट का हमने देख लिया है, देन इंश्योरेंस कंपनी भी कवर हो चुका है। अब आते हैं हमारे कुछ गवर्नमेंट सर्विसेज की रिगार्डिंग। सो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल सर्विसेज प्रोवाइडेड टू एनी बिजनेस एंटिटी, इन दिस केस बिजनेस एंटिटी इज लाइबल टू पे टैक्स अंडर आरसीएम बेसिस। नाउ लीगल सर्विसेज तो हमने डिस्कस कर लिया, एडवोकेट वाली। नाउ सर्विसेज बाय गवर्नमेंट, तो वो काफ़ी बड़ा पॉइंट है, वो बाद में कवर करते हैं। एक छोटा और पॉइंट है इसके ऊपर, स्पॉन्सरशिप सर्विसेज। तो अगर स्पॉन्सरशिप सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ स्पॉन्सरशिप टू एनी बॉडी कॉर्पोरेट or you can say any partnership firm, so in that case partnership firm or you can say body corporate who is recipient is liable to pay tax under GST. and अब सबसे important concept जिसके अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स को confusion रहता है till the exam, उनको मतलब ऐसे confusion से दूर करने के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में मैं आपको ये कंसेप्ट एक्सप्लेन करूँगी। तो एनी सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय GTA मीन्स गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। तो अगर कोई गुड्स ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी किसी बिजनेस एंटिटी को सर्विसेज मतलब किसी स्पेसिफाइड पर्सन को सर्विसेज प्रोवाइड करती है, तो इन दैट केस क्या होगा, वो स्पेसिफाइड पर्सन इज लायबल टू पे टैक्स अंडर आरसीएम बेसिस। आपको क्वेश्चन आएगा कि वो स्पेसिफाइड पर्सन कौन कौन से है। स्पेसिफाइड पर्सन की लिस्ट में आती है कि एनी फैक्ट्री, एनी सोसाइटी, एनी कोऑपरेटिव सोसाइटी, पर्सन रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी एक्ट, एनी बॉडी कॉर्पोरेट, एनी पार्टनरशिप फर्म वेदर रजिस्टर्ड और नॉट,
एंड लास्ट है कि एनी कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन मैंने आपके पहले भी डिस्कस किया है कि अ पर्सन हु डज नॉट हैव एनी फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस, तो उस बंदे को बोलते हैं सीटीबी। तो ये सारी स्पेसिफाइड लिस्ट है कि फैक्ट्री, सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, पर्सन रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी एक्ट, पार्टनरशिप फॉर्म वेदर रजिस्टर्ड और नॉट, और लास्ट का सीटीबी और एनी बॉडी कॉर्पोरेट। ये सारे स्पेसिफाइड पर्सन है। तो अगर जीटीए सर्विस प्रोवाइड करते हैं स्पेसिफाइड बंदों को, तब वो लाइबल नहीं होगी, मतलब जीटीए लाइबल नहीं होगी आरसीएम बेसिस के ऊपर। यहाँ लाइबल कौन होगा? जो रेसिपिएंट है, जो स्पेसिफाइड पर्सन है। बट यहाँ कुछ क्राइटेरिया, कुछ टैक्स की रेट्स है, तो वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल हमारी जीटीए जो है उन्होंने आईटीसी क्लेम नहीं किया है, मतलब कि उन्होंने क्या किया है, उन्होंने रेसिपिएंट को सर्विसेज प्रोवाइड कर दी है, जीटीए ने कोई भी आईटीसी का अवेल नहीं, मतलब आईटीसी अवेल नहीं किया है। तो यहाँ क्या होगा, अगर जीटीए ने बिना आईटीसी अवेल किए किसी स्पेसिफाइड पर्सन को सर्विसेज प्रोवाइड किए, तो इन दैट केस वो स्पेसिफाइड पर्सन एट द रेट ऑफ 5% जीएसटी पे करेगा टू द गवर्नमेंट ऑन आरसीएम बेसिस। बट अगर वो जीटीए, मतलब जो कि जिन्होंने आईटीसी भी कलेक्ट नहीं किया है और वो अदर देन स्पेसिफाइड पर्सन की जो लिस्ट है उनको सर्विसेज प्रोवाइड करता है, तो इन दैट केस कोई भी जीएसटी पे नहीं करेगा, वो सारी सर्विसेज एग्जेम्प्ट हो जाएगी। अब सेकंड केस ये आएगा कि अगर समझो गुड्स ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी जो है वो आईटीसी कलेक्ट कर रही है, रेसिपिएंट के पास से आईटीसी कलेक्ट कर रही है, मतलब कहीं ना कहीं वो इंडिकेट कर रहा है कि भाई मैं एफसीएम फॉलो करना चाहता हूँ, तो फिर वहाँ क्या होगा, अगर जीटीए ने स्पेसिफाइड बंदों से हमारा जो आईटीसी कलेक्ट किया है, तो इन दैट केस फिर जीटीए को एट द रेट ऑफ 12% जीएसटी पे करना होगा गवर्नमेंट को। और कहीं ना कहीं मतलब पे कर दिए तो भी उसके ऊपर बर्डन तो आने नहीं वाला, जीटीए भी लास्ट में फाइनल बर्डन तो रेसिपिएंट के ऊपर ही थोपने वाली है, तो मतलब कोई बड़ी बात नहीं है। बट फिर उनको जीएसटी 12% पे करना होगा। एंड अगर जीटीए ने आईटीसी तो अवेल कर लिया है बट वो अदर देन स्पेसिफाइड पर्सन है, तो फिर यहाँ क्या होगा, एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। तो यहाँ फिर मतलब ये भी फिर यहाँ एग्जेम्प्ट हो जाएंगे। तो इस तरीके से जीटीए का केस यहाँ खत्म होता है। तो सबसे पहले फाइनली एक बार और लास्ट में डिस्कस कर लेते हैं। जीटीए ने आईटीसी अवेल्ड किया है, जीटीए ने आईटीसी अवेल्ड किया है, मतलब रिसेंटली डिस्कस किया हुआ केस है। तो इन दैट केस अगर उन्होंने आईटीसी अवेल करके स्पेसिफाइड पर्सन को सर्विसेज प्रोवाइड की है, तो मतलब यहाँ अब जीटीए को 12% जीएसटी पे करना होगा गवर्नमेंट को ऑन आरसीएम नहीं एफसीएम बेसिस। अगर जीटीए ने आईटीसी अवेल करके स्पेसिफाइड बंदों को सर्विसेज प्रोवाइड नहीं की है, तो इन दैट केस सर्विसेज एग्जेम्प्ट हो जाएगी। अगर जीटीए ने आईटीसी अवेल नहीं किया है बट उन्होंने स्पेसिफाइड बंदों को सर्विसेज प्रोवाइड की है, तो इन दैट केस स्पेसिफाइड पर्सन जिन्होंने सर्विस ली है उनको 5% जीएसटी पे करना होगा गवर्नमेंट को। तो मतलब 5% के 2.5 सीजीएसटी, 2.5 एसजीएसटी इंक्लूड होगा। अब जीटीए ने मतलब आईटीसी अवेल नहीं किया बट नॉन स्पेसिफाइड पर्सन की लिस्ट को मतलब उनको सर्विसेज प्रोवाइड की है, तो इन दैट केस वो स्पेसिफाइड बंदे जो भी होंगे वो क्या करेंगे, मतलब अदर देन स्पेसिफाइड बंदे होंगे तो उनको भी सर्विसेज एग्जेम्प्ट हो जाएगी। फिर हमारा लास्ट केस यही आएगा कि लाइक सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करता है, सर्विसेज सप्लाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी टू अ बिजनेस एंटिटी, इन दैट केस बिजनेस एंटिटी इज लायबल टू पे टैक्स अंडर आरसीएम बेसिस। बट इसके कुछ एक्सक्लूजन भी है कि लाइक रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो यहाँ हमारा आरसीएम नहीं लगेगा। सर्विसेज बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, by way of speed post, express parcel post, life insurance company, agency services provided to a person other than central government, state government और union territory, वहाँ जिसको सर्विसेज मिली है तो वहाँ एफसीएम नहीं लगने वाला है। सर्विसेज इन रिलेशन टू एयरक्राफ्ट वेसल इनसाइड आउटसाइड द प्रेमिसेस ऑफ द पोर्ट और एन एयरपोर्ट एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स और पैसेंजर्स। तो ये सारी सर्विसेज जो है आरसीएम के अंदर कुछ 4 एक्सेप्शन के पॉइंट है, बाकी तो सारी सर्विस के मैंने लॉजिक बताई दिए। कुछ एग्जाम में कुछ ना आए तो फिर ये लॉजिक है कि जिसको सर्विसेज मिली है, अगर कोई बिजनेस एंटिटी है, कोई छोटा बंदा किसी बिजनेस एंटिटी को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, मतलब कोई एजेंट बिजनेस एंटिटी को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो कंक्लूजन यही है कि वो बिजनेस एंटिटी लायबल होगी टैक्स पे करने के लिए ऑन आरसीएम बेसिस। तो इसके साथ ये सारा आरसीएम का यही कंसेप्ट खत्म होता है। एंड लास्ट का एक केस है कि सर्विसेज बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल। तो अब मोटर व्हीकल के अंदर बोला है कि सर्विसेज बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट डिजाइन टू कैरी पैसेंजर वेयर कॉस्ट ऑफ फ्यूल इज इंक्लूडेड इन कंसिडरेशन चार्ज फ्रॉम द गवर्नमेंट और रेसिपिएंट प्रोवाइडेड टू एनी बॉडी कॉर्पोरेट। तो ये सारे कुछ केसेस है जिसके अंदर हमारे कवर होंगे ये सारे केसेस यहाँ।
एंड ये लास्ट वाला पॉइंट जो बहुत एक्सटेंसिव पॉइंट है, जो कि मैं आपको ऐसे बिना स्लाइड्स के प्रेजेंट नहीं कर पाऊंगी, बट आई होप आपको जो ऊपर की जो मैंने सर्विसेज प्रोवाइड की वो आपको याद है। तो ये इतना लास्ट वाला केस इंपॉर्टेंट तो है, बट अगर नॉर्मली आप देखोगे तो ये टेक्स्ट बुक में से पढ़ सकते हो। और अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो मैं आपको टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन बार में डाल दूंगी, तो वहाँ से आप नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हो। आई होप सो आपको ये कंसेप्ट अच्छा लगा हो, एंड अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।